हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने प्राइवेट सेक्टर के किस किस टाइप के बिजनेस हो सकते हैं उनके बारे में बेसिकली पढ़ा। यहाँ हम ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर पर ध्यान देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक बिजनेस के किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ। प्लस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। In the previous chapter, we have studied the forms and types of private sector enterprises. In this chapter, we shall discuss the role, forms, merits, demerits of public sector enterprises. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में पढ़ा था और अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक सेक्टर्स के बारे में। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings. The Industrial Policy Resolution of 1948 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprises. इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एंटरप्राइज को नेशनलाइज किया था अपने अंडर। प्लस इंडस्ट्री पॉलिसी जो आई थी 1948 में और 1956 में, उसमें पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा रोल दिया गया था। Many area of business were reserved for public sector. The entry of private sector was restricted in the form of licensing limit on expansion etc. बहुत सारे एरिया हैं वो रिजर्व हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर अगर वहाँ पे आना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंस की लिमिट वगैरह होती है, बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन लिमिट होती है। In spite of restricted role, the private sector continue to grow and contribute in economic development of the country. In spite of giving priority to public sector, this sector could not do much for the economic development of the country. रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने ग्रोथ पर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है डेवलपमेंट के लिए, और रिस्ट्रिक्शन ना होने के बावजूद भी पब्लिक सेक्टर का उतना डेवलपमेंट पर, कंट्री के डेवलपमेंट पर काम नहीं गया। इसीलिए 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई, जहां पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था। अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर लाइसेंस वॉज अबोलिश्ड एक्सेप्ट इन एरियाज लिमिटेड टू सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर्स को, वो खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर एक एक्सपेंशन लगा दिया, MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ड्यू टू दीज चेंजेस देयर इज ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इस चेंजेस की वजह से हमारी कंट्री में खूब सारा डेवलपमेंट हुआ। The business environment has undergone tremendous change. Now there is more open and competitive environment between private और public. अब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में काफ़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं हमारे: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहला डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। This is the oldest form of public sector enterprises. The departmental undertaking is considered as one of the department of government. It has no separate existence other than government. ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का एक बहुत पुराना फॉर्म है, और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है और गवर्नमेंट के अलावा उनका कोई नहीं होता। इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो काम करता है वो ओवरऑल एक मिनिस्ट्री के अंदर करता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर करता है गवर्नमेंट का, जैसे रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज, ये सारे एग्जांपल्स हैं। फीचर्स क्या है हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? सबसे पहला है दे ऑपरेट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये काम करते हैं, इनके ऊपर एक मिनिस्ट्री होती है, या तो वो सेंट्रल की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है। दे आर ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। ये किसके पार्ट हैं? गवर्नमेंट के पार्ट हैं, इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ये फाइनेंस किए जाते हैं, इनको पैसा आता है गवर्नमेंट के एनुअल बजट से। द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर डिपॉजिट इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। जो यहाँ से रेवेन्यू आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सबमिट हो जाता है। जो स्टाफ होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का, वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और वो गवर्नमेंट के द्वारा ही आते हैं जॉब पर।
दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। ये कंट्रोल में रहते हैं डिपार्टमेंटल हेड के, और डिपार्टमेंटल हेड को जवाब देना पड़ता है कंसर्न मिनिस्टर के। दे कैन बी sued इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल ए suit अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनके खिलाफ भी हम, या फिर ये भी किसी के खिलाफ केस उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे कोई गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट किसी के खिलाफ कर सकती है। उसके फ़ायदे क्या हैं या एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, इजी फॉर्मेशन। इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म ए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एज नो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी नहीं है, तो इसको स्टार्ट करना काफ़ी इजी है। इफेक्टिव कंट्रोल और डिपार्टमेंट देंगे वेरी इफेक्टिव, क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रलाइज यानी गवर्नमेंट के हाथ में है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, देयर इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एज फाइनेंशियल मैटर्स आर सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल सैंक्शन, बजट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। जितना भी हमारा पैसा है उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे फंड है, जो भी पैसा है, वो कहाँ से आता है? मिनिस्ट्री से आता है। तो उसमें बजट है, सैंक्शन है, अकाउंटिंग ऑडिट कंट्रोल के बाद आएगा। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कोई हमारा हिसाब किताब लेता है। देयर इज डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, भाई जो पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल होता है डायरेक्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो डिपार्टमेंटल की परफॉर्मेंस होती है वो पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाती है, इसीलिए इसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। फिर है पब्लिक रेवेन्यू। The revenue of department undertaking is deposited in the treasury of the government, so these undertaking help to increase the government revenue। यहाँ पे जो पैसा आता है वो सारा का सारा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में सबमिट हो जाता है, और जिससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है। सीक्रेसी, द एक्टिविटी परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग कैन बी हाईली सीक्रेट। जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें वो काफ़ी सीक्रेट होती हैं, किसी दूसरे को मालूम नहीं पड़ती हैं। As government can avoid disclosure on the plea of public interest due to secrecy only the most sensitive area, डिफेंस इज ऑपरेटिंग एज अ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। मतलब कि बहुत सारी बातें होती हैं, मिशंस होते हैं जो ये अपने पास ही रखते हैं, पब्लिकली नहीं बताते। अब इसके नुकसान क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग वर्क अंडर स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल, देयर इज टू मच इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल, it is treated as one of the government offices, this reduce the flexibility and efficiency of the undertaking। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है वो वर्क करता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे मिनिस्टर्स इंटरफेयर करते हैं, टॉप ऑफिशियल इंटरफेयर करते हैं, तो यहाँ पर काम को फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी चीज़ को चेंज करना इतना ईजिली नहीं होता। लैक ऑफ मोटिवेशन, the departmental undertaking have no power to utilize their revenue as these are deposited in the treasury. There is no incentive to maximize profit. There is no direct relation between the efforts and rewards. Generally, promotion are on the basis of seniority and not on the basis of effort. So employees are not motivated to perform to their best ability। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास कोई भी पावर नहीं होती अपना पास जो पैसा आया है उसको यूटिलाइज करने का, क्योंकि वो पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में। कोई भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता अगर ये प्रॉफिट बढ़ा के देते हैं। कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कि आप ज़्यादा एफर्ट्स करो तो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। कोई भी प्रमोशन होता है वो एफर्ट्स के हिसाब से नहीं होता, सीनियरिटी के हिसाब से होता है। इसलिए जो एम्प्लॉय होता है वो मोटिवेट नहीं होता, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट एफर्ट नहीं देगा। Lack of financial autonomy, the departmental undertaking cannot plan long-term investment project as they are subject to budgetary control of the government। जो भी departmental undertaking होते हैं वो अपने long term plan जो करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का वो नहीं करते, क्योंकि इन्हें कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली एज दे हैव टू बी डिपॉजिट इन द ट्रेजरी। अपने पैसे को वो इजीली यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सबमिट होता है। इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजिंग फंड इन इट्स ओन, जो अपनी तरीके से अपने पैसे का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। इन एफिशिएंट मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल, दीज ऑफिशियल आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क। जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये ऑफिशियल ओवरबर्डन होते हैं पेपर वर्क के हुए। ये ज़्यादा सा टाइम किस पर बिताते हैं? आंसर की क्वेरीज पर, जो कि पार्लियामेंट में या मिनिस्ट्री द्वारा की जाती हैं। दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, भाई, और जो किसको कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एज अ रिजल्ट उनके पास लेस सेंस होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी का और एफिशिएंसी का। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी,
रेड टेपिंग एंड ब्यूरोक्रेसी रेफर टू डिले इन डिसीजन ड्यू टू सो मैनी फॉर्मेलिटी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करी जाती हैं। द डिसीजन इन द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर डिले ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, प्रोसीजर, जिसकी वजह से हम किसी भी डिसीजन को लेते हैं तो वो लेट आ पाता है। इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच, इमीडिएट एक्शन विच आर सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज हैव नो प्लेस इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। किसी भी काम को नई तरीके से करना, अच्छे अप्रोच के साथ काम करना, जल्दी काम करना, ये यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ पर सुटेबल है, डिफेंस में सुटेबल है जहाँ पे सीक्रेसी चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग में सुटेबल है जहाँ पे गवर्नमेंट में कंट्रोल चाहिए, एयरक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील में ज़रूरत है जहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और रेलवे की ज़रूरत है जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सके। तो ये तो था आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा है हमारा पब्लिक कॉरपोरेशन, जिसको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पास करके बनाया गया है। इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन अरेंज इट्स ओन फंड ऑल्सो। इसे पैसा गवर्नमेंट भी देती है और वो अपना पैसा कभी कभी खुद भी अरेंज कर सकता है, जैसे इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें। अब इसके फीचर क्या है? इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इसको क्रिएट या तो पार्लियामेंट ने किया गया है या सेंट्रल ने या स्टेट ने। इसके पावर, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस होते हैं जो कि इनके एक्ट में बताए गए हैं। जो नियम बना है, इसके उद्देश्य क्या होगा, इसके पास क्या पावर रहेगी, इसकी लिमिटेशंस क्या होगी, वो इसके एक्ट में लिखा होगा। इट ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके कंट्रोल में ये काम करते हैं। इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, लागू हो जाती है जब एक्ट पास हो जाता है। इट इज़ मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट किए गए हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज़ इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉय। पब्लिक कॉर्पोरेशन का अपने नियम होते हैं रिक्रूटमेंट करने के, रेमुनरेशन के, एम्प्लॉयज़ के लिए। इट एन्जॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर नहीं करती। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। जो हमारी जनरल पब्लिक है उसको सर्विस देना इनका मोटिव होता है। इट इज़ अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। ये जो भी काम करते हैं उनको जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट में। इट हैज़ टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। अपने काम की एक एनुअल रिपोर्ट बना के इन्हें भेजनी पड़ती है। द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब आते हैं इसके फायदे, मेरिट्स क्या हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये लोग अपने काम को अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबल हैं। क्विक डिसीजन, ये अपने डिसीजन को लेने के लिए फ्री हैं, जिसमें हमें कोई सोच विचार नहीं करना पड़ता और काफ़ी कम फाइल वर्क होता है, काफ़ी कम फॉर्मेलिटीज़ होती है, तो अपने डिसीजन को जल्दी ले सकते हैं। सर्विस मोटिव अभी मैंने ऊपर बताया था। द एक्टिविटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। जो भी इनकी एक्टिविटी है वो पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाती है। ये इंश्योर करता है कि हमारी पब्लिक की इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। एफिशिएंट स्टाफ, द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन regarding remuneration and recruitment of employee. It can provide better facility and attractive terms of service to staff to secure efficient working from its staff. जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जॉब देने के, पैसे बढ़ाने के, तो वो एक बेटर फैसिलिटी देते हैं, अट्रैक्टिव टर्म्स देते हैं सर्विस में स्टाफ को। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप। इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिसमें बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वेरियस ग्रुप के, ऐसे लेबर है, कंज्यूमर हैं, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम। बस नाम के लिए है कि आप अपने आप कर सकते हो। जो मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, वो कभी कभी इंटरफेयर करती हैं।
lack of initiative, public corporation do not have to face any competition and are not guided by profit motive. Public corporation को अभी कभी एक कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता और ना ही उन्हें प्रॉफिट के लिए बनाया गया है, इसीलिए कभी भी एम्प्लॉय अपना सजेशन नहीं देंगे प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए या लॉस को कम करने के लिए। रिगिड स्ट्रक्चर, रिगिड का मतलब होता है जो चीज़ एक बार बन गई तो हाल फिलहाल चेंज नहीं होगी। द ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यू और द एक्ट। इसके जो ऑब्जेक्ट हैं और पावर है वो पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी डिफाइन है, एक्ट में लिखा हुआ है, और इनको अगर आपको चेंज करना है तो वो एक्ट में ही चेंज करके कर सकते हो, और चेंज करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अनफेयर प्रैक्टिस, द गवर्निंग बोर्ड ऑफ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिस। जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आ सकती है। इट में चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इन एफिशिएंसी, और वो इन एफिशिएंसी को कवर करने के लिए आप लोगों से ज़्यादा पैसा ले सकती है। अब ये कहाँ पर सुटेबल है? जहाँ पे अंडरटेकिंग रिक्वायर है मोनोपोली पावर्स, जहाँ पे अंडरटेकिंग चाहिए स्पेशल पावर्स के लिए या एक्ट के लिए, जहाँ पे अंडरटेकिंग चाहिए रेगुलर ग्रांट या गवर्नमेंट के लिए। फिर आती है हमारी गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी हमारी क्या होती है, यहाँ से हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।